गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में। मैं प्रिंस कुमार। आज अपना नया टॉपिक है रक्त। अब रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, तो शुरू करते हैं अपने रक्त के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था भी रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के अपने क्या पढ़े थे? दो उदाहरण पढ़े थे। जो तरल संयोजी उत्तक है उसके दो एग्जाम्पल पढ़े थे अपने, एक रक्त और एक लसिका लिम्फ। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? रक्त। उसके बाद में किसका अध्ययन करेंगे? लिम्फ का। एक बार अपने रक्त पढ़ना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले अपने पता होना चाहिए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। अब देखिए, हिमेटोलॉजी खोज की है तो उसका क्या होगा? जनक भी होगा जिस व्यक्ति ने खोज की है। तो हिमेटोलॉजी का जो जनक है वो कौन है? विलियम ह्यूसेन। विलियम ह्यूसोन। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि ये नाम है विलियम ह्यूसोन, एक नाम और आता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हिमेटोलॉजी का जनक कौन है? विलियम ह्यूसेन। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यह स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसकी पीएच कितनी होती है? 7.2 से 7.4। जैसा कि आपको पता है पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम देखेंगे तो क्या होगा? अम्लीय। और 7 से ज्यादा देखेंगे तो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ पर पीएच कितनी है? 7.2 से 7.4। तो ये क्या हल्का क्षारीय होगा? हल्का क्षारीय होगा। अगर ये 14 के आसपास होता तो प्रबल क्षारीय, और ये 7 के आसपास तो क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा। तो स्वाद कैसे? नमकीन है। इसकी क्या होती है? रक्त की श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। श्यानता इसकी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। अब एक सवाल और पूछा जाता है आपसे, कृत्रिम रक्त की खोज किसने की थी? कृत्रिम रक्त की खोज किसने की थी? क्लोरक लीलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ना। कृत्रिम रक्त का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। तो कृत्रिम रक्त की खोज किसने की थी? क्लोरक लीलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लोरक लीलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जो सिंपल जो क्या है, रेलवे प्रकार कांस्टेबल जो एग्जाम होते हैं उनमें तो सीधा पूछ लिया जाता है कृत्रिम रक्त की खोज किसने की थी? क्लोरक लीलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन जो लैब असिस्टेंट के जो एग्जाम होते हैं, जो ख्याता के जो एग्जाम होते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के होते हैं, उनमें पूछ लेते हैं कि कृत्रिम रक्त होता क्या है? कृत्रिम रक्त होता क्या है? किससे बनता है? तो यह क्या होता है? पर फ्लोरोकार्बन का विलयन होता है। पर फ्लोरोकार्बन। पर फ्लोरोकार्बन का क्या होता है? सिल्वर विलयन होता है। क्या होता है? सिल्वर विलयन होता है। सिल्वर विलयन होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा कि कृत्रिम रक्त किसे कहते हैं? पर फ्लोरोकार्बन के सिल्वर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रक्त को कहते हैं। ऐसी खोज किसने की थी? क्लोरक लीलैंड ने की थी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी करता है, इनकी रक्त विज्ञान। जनक कौन है? विलियम ह्यूसेन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। स्वाद इसका नमकीन होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच 7.2 से 7.4 होती है। और श्यानता क्या होती है? इसकी अधिक होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? रक्त के अंदर
कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी संगठन क्या होता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं इसका संगठन। तब आप पीडीएफ ले लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए एक बात और ध्यान रखने वाली यहाँ पर भी, कई बार इसकी मात्रा पूछ लेते हैं, कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, शरीर के जो मानव शरीर होता है ना, उसके भार का 7 से 8%, 7 से 8% भाग क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त। कहने का मतलब क्या है, औसतन जो वयस्क मानव है उसके अंदर कितना होगा, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। और जो लेडीज होती है, माता महिलाएं होती है, उनके अंदर क्या होता है, आधा लीटर क्या होता है, इनसे कम पाया जाता है, आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, शरीर के वजन का 7 से 8% भाग क्या होता है, रक्त होता है। औसतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और मादा के अंदर कितना पाया जाता है, आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब 4.5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संगठन। और रुधिर के संगठन में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, यानी कि इसके अंदर 2 मटेरियल पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। एक तो होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55 से 60% भाग बनाता है। और जो रुधिर कणिकाएं होती है वो कितना बनाती है, 40 से 45% भाग बनाती है। यह 3 टाइप के होते हैं, यह 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर कणिकाओं क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका क्रम लिखिए, इनका क्रम लिखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संख्या का क्रम लिखना है। तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स, और उससे कम क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी। ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 नंबर पर आरबीसी, 2 नंबर पर क्या होता है, प्लेटलेट्स, और 3 नंबर पर क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, एक एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक पीले रंग का क्या होता है, अजीवित तरल भाग होता है। क्या होता है, पीले रंग का अजीवित तरल भाग होता है। पीला, पारदर्शी, अंतराकोशिकीय द्रव्य। ठीक है, हल्का क्षारीय से भी होता है। ये क्या होता है, अजीवित होता है। कैसा होता है, अजीवित, यानी कि मर्त भाग होता है, मर्त तरल भाग होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, पीला, पारदर्शी, अंतराकोशिकीय द्रव्य, अजीवित, मर्त तरल भाग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है, वह 10% क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में क्या कुछ आता है। तो इसमें क्या आएगा, 7% तो आएगा प्रोटीन, 7% प्रोटीन, 0.9% आएगी वसा, 0.1% है लवण, और अन्य में क्या आएगा, हार्मोन आएंगे, गैसें आएंगी,
इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन भी मौजूद होंगे। क्या होंगे? आयन भी मौजूद होंगे। कौन कौन से? कैल्शियम, सोडियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या होंगे? आयन भी क्या होंगे? मौजूद होंगे। तो ये क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आपको यही ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह पीले रंग का पदार्थ होता है, मर्द होता है, नीचे एजिड होता है, तरल भाग है। ठीक है। अब आप प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है? मैंने आपको बताया था प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? एक नंबर है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन। ये क्या करते हैं? 4 से 5% भाग बनाती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा का 4 से 5% भाग बनाती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है। इसका यकृत में निर्माण होता है। और देखिए इसका काम क्या है? ये रक्त के परासरणीय दाब का नियमन करते हैं। क्या करते हैं? परासरणीय दाब का नियमन करते हैं। ठीक है। अब आता है 2 नंबर प्रोटीन। 2 नंबर प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए इसका निर्माण भी, ग्लोबुलिन प्रोटीन का निर्माण भी किसमें होता है? यकृत में ही निर्माण होता है। ये 3 प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा और बीटा गामा, अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो क्या करती है? पदार्थों का परिवहन करती है। क्या करती है? पदार्थों का परिवहन करती है। पदार्थों क्या करती है? परिवहन करती है। लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन है वो क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। तो 1 नंबर तो एल्बुमिन प्रोटीन है, 2 नंबर ग्लोबुलिन है। 3 नंबर कौन सी है? 3 नंबर आती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और 4 नंबर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो देखिए जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ना, ये दोनों क्या करते हैं? रक्त के थक्के में सहायक होता है। जब अपने रक्त की क्लोटिंग पढ़ेंगे, रक्त का थक्का कैसे बनता है पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से रक्त का थक्का जमता है। और ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है। अब सीरम किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन है, सीरम किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए सीरम किसे कहते हैं। देख लीजिए सीरम, आपने कमेंट करके बताया भी सीरम किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखना हमें प्लाज्मा के काम के कार्य, प्लाज्मा का क्या कार्य है, ये तो हमने इनका पढ़ लिया। एल्बुमिन का क्या है? परासरणीय दाब का नियमन। ग्लोबुलिन का क्या? पदार्थों का परिवहन और प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो क्या करते हैं? रक्त के थक्के में सहायक होते हैं। जो प्लाज्मा है खुद वो क्या काम करते हैं वो देखते हैं क्या काम करते हैं। प्लाज्मा क्या काम करते हैं? एक तो पीएच नियमन करते हैं। क्या करते हैं? पीएच नियमन। एक उष्मा का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? उष्मा का परिवहन करते हैं। कार्य क्या है? एक तो क्या करते हैं? पीएच का नियमन। 2 नंबर क्या करते हैं? उष्मा का परिवहन। और 3 नंबर क्या करते हैं? जो पचे हुए पदार्थ है ना, पचे हुए भोजन या पचा हुआ जो पदार्थ है वो और हार्मोन का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो मुख्य मुख्य इसके 3 ही काम है, पीएच का नियमन करना,
उष्मा का परिवहन करना, बचे हुए भोजन और हार्मोन इनके पदार्थ है जो, और हार्मोन का क्या करते हैं, वो सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लाज्मा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है, रक्त कणिकाएं पढ़नी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका मैंने आपको कितने टाइप की बताई, 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अपने शुरू करते हैं सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं इनकी रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये उसका उपनाम है, सेकंड उपनाम क्या है, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है। क्योंकि आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। और सबसे ज्यादा तुम क्या वो पता है, अभी हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, आरबीसी की पाई जाती है, इसलिए हमारे रक्त का रंग भी कैसा होगा, लाल होगा। तो क्या होता है, किसकी वजह से श्वसन वर्णक क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आरबीसी का आकार देखते हैं, आरबीसी का आकार कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर व्यास, वह चौड़ाई कितनी होती है, 1.2 मिलीमीटर मोटाई की होती है। ये तो इसका आकार। अगर अपने इसकी आकृति देखें तो आकृति कैसी होगी इसकी, गोलाकार, गोलाकार होगी। और कैसी, उभया अवतल, उभया अवतल। और कैसी होगी, केंद्रक रहित। इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक रहित होता है। इसके अपवाद कौन से हैं, इसका अपवाद देखिए, अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद है ऊंट और वह लामा। इसके अंदर अपवाद कैसे है, इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना, उसमें केंद्रक पाया जाता है, इनकी केंद्रक युक्त होती है। और कैसी होती है, वो गोलाकार नहीं, पर कैसी होती है, अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार होती है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अपवाद कौन से, ऊंट व लामा है, कौन से हैं, क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। आकार कैसा होगा, इसकी आकृति कैसी होती है, अंडाकार होती है। तो नॉर्मली अपने आरबीसी की देखें तो गोलाकार आकृति होती है, उभयावतल होती है, केंद्रक रहित होती है। तो आपको इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी की मात्रा, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है, मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूँ, ये 90 से 95% भाग बनाती हैं, किसका, रक्त का। रक्त का 90 से 95% भाग कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है। कई बार तो कई किताबों में क्या लिखा आता है, 95 की जगह 99% भी लिखा हुआ आता है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, 90 से लेकर 95% तक यही पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसकी मात्रा देखते हैं, मात्रा कितनी पाई जाती है। मात्रा या फिर कह सकते हैं संख्या। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों में, बच्चों में कितनी पाई जाती है, 6 से 6.5 मिलियन पर mm³। फिर आता है पुरुष के अंदर, यानी कि मेल में कितनी पाई जाती है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। फिर आता है फीमेल में, यानी कि मात्रा कितनी पाई जाती है, 4 से 4.5 मिलियन पर mm³।
यानी कि आप देख सकते हैं मिलियन का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, mm का मतलब होता है मिलीमीटर घन सेमी। तो देखिए रकत की मिलीमीटर घन सेमी के अंदर एक के अंदर कितनी पाई थी 6 से 6.5 इंटू 10 की पावर 6, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो बच्चों में कितने पाए थे 6 से 6.5, पुरुष के अंदर 5 से 5.5 और मादा के अंदर कितनी पाई जाती है 4 से 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब मात्रा पाई जाती है आरबीसी की। बिल्कुल सिंपल है याद रखने के लिए, 6, 5 और 4 तीनों आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आता है निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगर अपने वयस्क मानव की बात करें, किसकी बात करें? वयस्क मानव की बात करें तो कहाँ होता है इसका निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यही अपने भ्रूणीयावस्था बात करें, क्या बात करें? भ्रूणीयावस्था। तो भ्रूणीयावस्था में निर्माण कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आज पूछ लिया जाता है कई बार, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या फिर ये पूछ लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस क्या कहलाता है। तो देखिए आरबीसी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है जीवन काल आरबीसी का। ठीक है, पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए आगे चलते हैं अपने, जो जब आरबीसी अत्यधिक मात्रा बन जाती है, जब आरबीसी क्या होती है अधिक संख्या बन जाती है, तो उसका संग्रहण कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लीहा के अंदर, सफली प्लीहा के अंदर। तो हम प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, यानी कि रक्त बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त बैंक कहते हैं। लेकिन जब आरबीसी की मृत्यु होती है ना, तो वो भी कहाँ होती है? प्लीहा में ही होती है। इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, आरबीसी का संग्रहण कहाँ होता है? प्लीहा में, इसलिए रक्त ब्लड बैंक कहते हैं। और मृत्यु भी यही प्लीहा में होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। फिर आता है आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, या इसे कहते हैं या इसे नहीं कहते, दूसरा रोग है। ये एनीमिया अलग है, पीलिया अलग है। दूसरा रोग कौन सा होता है? पीलिया होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पीलिया रोग होता है। अब आरबीसी की मात्रा ज्ञात करना किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? आरबीसी की गणना करने वाला यंत्र, आरबीसी की गणना का यंत्र क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? त्वचा अचानक से लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए क्या होता है? आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन में कमी होती है,
ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए आरबीसी की संख्या में अचानक से वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। और आरबीसी की संख्या में अचानक जो वृद्धि होती है उससे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है, पॉलीसाइथेमिया, ये आपको ध्यान रखना है। जो आरबीसी की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है ना, इससे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी की संख्या वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि उसने ऑक्सीजन की कमी की क्या करनी थी, पूर्ति करनी थी, और त्वचा हमारी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के अंदर जो श्वसन वर्णक पाया जाता है वो काम कैसे करता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन वर्णक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया भी श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है तो इस वजह से रक्त भी लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो हीम ग्रुप होता है, हीम समूह होता है, और जो ग्लोबिन होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन में दो अल्फा और दो बीटा यूनिट्स मौजूद होती है। जो हीम समूह होती है इसमें क्या, 4 पोरफायरिन वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 4 पोरफायरिन वलय पाई जाती है। ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, ये आप कहां पढ़ोगे, पोरफायरिन क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, वो आप कहां पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अपने को इतना ध्यान रखना भी 4 पोरफायरिन वलय पाई जाती है हीम समूह में। ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, 2 अल्फा 2 बीटा यूनिट होती है। इनके अंदर क्या पाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इन इकाइयों में क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्ल से बनी होती है। एक पोरफायरिन वलय में एक आयरन पाया जाता है Fe+2 अवस्था में। जैसे आपसे पूछ लेते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आयरन। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है, +2। 2 सवाल पूछे जाएंगे, कौन सी धातु, आयरन, और कौन सी अवस्था, +2 अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो 4 आयरन को क्रिया करेंगे, क्या कितने से करेंगे, 4 ऑक्सीजन से करेंगे। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की 4, ठीक है, क्योंकि 4 हुए ना ऑक्सीजन आयरन, 4 पोरफायरिन वलय 4 आयरन, 4 आयरन तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु अणु क्रिया करेंगे तो HbO2, इसे हम क्या कहेंगे, HbO8। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये क्रिया वो कार्बन मोनोऑक्साइड से करे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना जो हीमोग्लोबिन की जो क्रिया करने की दर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। इसलिए आपने कभी सुना होगा सर्दियों के अंदर रात में अंगीठी जलाकर बंद कमरे में सोने पर सुबह उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। और हीमोग्लोबिन की जो क्रिया करने की दर होती है वो ज्यादा क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। इसलिए क्या होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिसकी वजह से सांस नहीं आती और व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पढ़नी है। तो देखिए जो नर होता है, पुरुष होता है, उसके अंदर तो पाई जाती है 15 ग्राम पर 100 ml रक्त में, और जो मादा होती है उसके अंदर कितनी पाई जाती है, 13 से 14 ग्राम पर 100 ml रक्त में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा, हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है, हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। नर के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है, 15 ग्राम, कितने के अंदर, 100 ml रक्त के अंदर। माता के अंदर कितनी पाई जाती है, 100 ml रक्त में 13 से 14 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये आरबीसी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है अभी आपको ये समझ में आया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।